बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम हैदर खोखर आज आप लोगों के साथ 25 दिसंबर के एक अहम दिन के हवाले से जो बातचीत शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम पैदाइश के हवाले से, जो पूरी कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां योम पैदाइश जोश जज्बे के साथ हुकूमती सतह पे और अवामी सतह पे जो मनाया जा रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक तस्वर दिया था, उसने 11 अगस्त 1947 को अपनी कानून साज असम्बली में जो एक तारीखी स्पीच तकरीर की थी, जो मैं अभी आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, कि उसमें उसने एक तस्वर दिया था और एक मुसलमान मतलब पूरी कौम के हवाले से कि यहाँ पे मुसलमान, हिंदू, आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का जाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। मुसलमान, हिंदू, ईसाई जितने भी हैं, पूरे जो एक मुल्क का तस्वर भी देता है वो क़याम पाकिस्तान के हवाले से भी उसने क्या सोचा था इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के बारे में। और उस के बाद जब ये तस्वीर, जब इनकी स्पीच जो है आप मुलाजा कीजिए, इसके बाद जो मैंने स्पीच का आपसे ये बात की है, तो जो उसकी तकरीर थी, तो कायद का ये एक फरमान था कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे मुल्क में एक इंसाफ होगा, रवादारी होगी, करप्शन से पाक मुआशरा होगा, नाइंसाफ़ियाँ नहीं होंगी। तस्वर एक ऐसा था जो एक ख्वाब भी हो सकता है जिसको हम कहें, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरह इस मुल्क के साथ 75 सालों में, इस मुल्क की एज भी 75 ईयर्स 75 साल हो गई है क़याम के बाद। लेकिन इसके साथ जो फौजी डिक्टेटर्स थे, उन लोगों ने इस मुल्क के साथ क्या हशर किया। सियासतदान हो, जो सिविलियन हैं, उन लोगों ने तस्वर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि करप्शन हो, बाकी जो भी चीज़ें हों, उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो, जजेस हो, जिन लोगों ने अपने जो है एक डिक्टेटरों का भी साथ दिया और नज़रिया ज़रूरत का एक जो है उसको जन्म दिया, ब्यूरोक्रेट कामोराशाही जिसको हम कहते हैं। मैं इस चार जो मेन जो इस मुल्क को एक दीमक की तरह जिस तरह खाया है और इस मुल्क के साथ जो ज़्यादती की है, वो तो मैं आगे आपसे जो तफसीलन जो आपसे बात शेयर करूँगा। मसलन अभी आपके पास आपको ये चीज़ अच्छी तरह एक जो है ना नज़र आती है, वाज़ेह है कि 1958 से जब डिक्टेटरों ने इस मुल्क में मार्शल लगाए, जिसमें अयूब खान था,
उसका एक 11 साल से बड़ा अरसा वो रहा। 1967 तक फिर यहया खान आया, वो भी डिक्टेटर था। वो भी आके जिस तरह इक़्तिदार पे बैठा। आप उसके बाद फिर 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविलियन जो है न वक्ती तौर पे जब तक इस मुल्क को आइन नहीं मिला तो सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने। लेकिन बाद में उसने जो है इस मुल्क को मुत्तफ़िक़ा आइन जो 73 में ये उसको क्रेडिट जाता है कि उसने दिया। लेकिन मतलब भुट्टो के इक़्तिदार से पहले जिस तरह अयूब खान हो या जो यहया खान हो, इन लोगों जो डिक्टेटर की एक शक्ल में इस मुल्क में राज करते रहे, उन लोगों ने कायद के तस्वर को एक चीज़ के लिए कहते हैं ना कि ख़त्म कर दिया था। कायद का फरमान जो अभी आपने मैं जब अभी बात कर रहा हूँ तो इससे पहले आप इसकी स्पीच खुद वो कानून साज असेंबली में आप सुन चुके हैं। अब हम आते हैं कि जब जो सानिया मशरक़ी पाकिस्तान का हुआ था, जो फ़ौजी जनरलों ने ख़ुद पैदा किया और वो उस जंग में हार गए, लेकिन उसका मलबा भी सिविलियन हुक्मरान, अब उस वक्त सिविलियन हुक्मरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि मैंने लास्ट जब एक दो वीडियो अपने वीलॉग में भी उस वक्त भी मैंने ज़िक्र किया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायरमेंट से पहले भी जब जाते जाते वो भी सिविलियन के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो दौर था जो मैंने बताया कि 1973 को उसने मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, इस कौम को दिया, जिस पे तमाम जमातों ने मुत्तफ़िक़ हो के इत्तफ़ाक़ राय से उस दस्तावेज़ पे, तारीख़ी दस्तावेज़ पे सिग्नेचर भी की और एक सिविलियन हुकूमत मुल्क में कायम हुई। लेकिन वो फिर बात आती है कि 1977 को डिक्टेटर जनरल ज़िया की शक्ल में वो एक जमहूरी हुकूमत के ऊपर जिस तरह शब खून मारता है, उसने रात के अंधेरे में मुंतखब अवाम की मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया। ये कायद का फरमान नहीं था, ये कायद का तस्वर भी नहीं था कि इस मुल्क में डिक्टेटर्स का राज होगा या डिक्टेटर की बालादस्ती होगी। लेकिन बदकिस्मती से फिर जब जनरल ज़िया के इक़्तिदार में आया तो उसमें भी जनरल ज़िया को भी हमारे मुल्क के चाहे सियासी हों, मजहबी हों, सियासतदानों ने उसको जो है ना एक रास्ता दिया और उसको लाने में उनका भी किरदार था। बाद में उन्हीं सियासतदानों ने भुगता भी। आपके सामने है कि जनरल ज़िया ने इस मुल्क के साथ क्या नहीं किया। इस मुल्क में क्लाशनकोफ कल्चर, हीरोन कल्चर, गैर मुल्की जो अफ़गानी हो, बर्मी हो, कौन नहीं थे जो इस मुल्क में आए। और यहाँ पे जब 11 साल डिक्टेटर ज़िया का दौर था तो उसमें सियासी कारकुनों को और रहनुमाओं को जेलों में बंद किया। यहाँ तक कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह एक झूठे कत्ल के मुकदमे में अदालत के ज़रिए उसको फांसी दिलाई गई। बाद में जजों ने ये खुद माना कि हमसे ये फ़ैसला ज़िया ने कराया। अब बात ये है कि इस मुल्क के साथ हालांकि ज़िया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे करप्शन का कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया था, क्योंकि कायद का फरमान ये करप्शन, बदनवानी, नाइंसाफ़ी, ये उसका तस्वर में उसने वो तो ये चाह रहा था कि हम ये एक मुल्क होगा जो जमहूरी मुल्क होगा, कायद जो उसके एक विज़न भी था
जब उसने पाकिस्तान जिस तरह कायम किया था। बदकिस्मती से जब ज़ियालक का दौर एक काला, जिसको हम स्याह दौर कहते हैं, फिर आपने देखा कि 1985 में 1985 में जब ज़ियालक का मार्शला ख़त्म होता है, मोहम्मद खान जूनेजो को हुकूमत कायम होती है, तो उस हुकूमत को जो ज़ियालक को खुद लेके आया, जूनेजो को उसको भी, और शरीफ इंसान था, लेकिन उसके साथ भी उसी डिक्टेटर का चलना महाल हो गया और उसको 3 साल के ही अरसे में जो है उसको घर भेज दिया। 1988 में किस तरह भेजा, बाद में वो एक अलग है कि फिर वो आज 17 अगस्त को ख़ुद भी जो है न जहाज़ के एक हादसे में बहावलपुर में, वहाँ पे जो है ना उसमें फ़िज़ा में जो है ना उस बम के में या जो भी था उसमें उड़ गया, और जहाज़ वो जो है ना जो बाकी साथी उसके जो भी थे सबके सब जो है ना वो जो है ना एक इस दुनिया से चले गए। लेकिन डिक्टेटर ज़ियालक के दौर को लोग एक स्याह के दौर पे जानते हैं। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क में पहली दफ़ा एशिया की मुसलमान खातून की हैसियत से वज़ीर आज़म बनी, तो उसको भी 18 माह से ज़्यादा चलने नहीं दिया गया। 18 माह 1990 में फिर उसकी हुकूमत को यही सातशी अनासर थे जिनके पास 52B था, और चाहे उनके आगे पीछे फौजी जनरलों का हाथ हो, पूरी कौम जानती है, आप लोग खुद जानते हैं कि मतलब कभी किसी ने ये जो न है न कायद के तस्वरात पे या कायद के जो विज़न ने जो दिया था, कभी उस पे अमल नहीं किया। जब भी चाहा सिविलियन को जिस तरह घर भेज देते थे, उसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी है। बात यह है कि जब ये जो सियासतदान भी इनके हाथों में इसी तरह खेलते रहे हैं, जो मैंने आपको कहा से बात की कि वो खेलते रहे हैं, वो सिर्फ ज़ाती अन्ना की खातिर, ज़ाती मफादात की खातिर, जिसमें उनकी चाहे वो करप्शन इन्वॉल्व हो। बात तो बड़ी कहते हैं, अब मैं कितना डिटेल में जाऊं कि 3 मरतबा नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिला, 2 मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मिला। वैसे तो पीपल्स पार्टी को 4 मरतबा इक़्तिदार मिला है, पीपल्स पार्टी को 4थी मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 2008 में। लेकिन जब भी हुक्मरानों के जो पैगामात होते हैं ना, अभी कायद के योम पैदाइश पे आज जब मैं सदर आरिफ अलवी, चाहे उसके पास कोई इख्तियार ना हो लेकिन एक मुल्क का सदर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बाकी जो हुक्मरान बैठे हैं, उनके जो मैं पैगामात सुन रहा था, तो भाई जो कौम को वो क्या पैगामात ऐसे दे रहे थे, तो मैं हैरान हो जाता उनके वो चीज़ें सुन के कि कौम का इनको कितना दर्द है। लेकिन बात वो आती है कि सिर्फ जो है ना एक खूबसूरत अल्फाज जो उनको एक मीडिया में, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया, उस पर जारी कर देते हैं, और वो समझते हैं कि हमने ये जो है ना आज कायद की योम पैदाइश पे जो है ना ये बड़ा एक पैगाम कौम को दे के, और हमने बड़ा एक वो जो है ना एहसान भी कर दिया, और हमने बता दिया कि हम कितने इस मुल्क के साथ सच्चे हैं। लेकिन इस मुल्क के साथ जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि डिक्टेटर यानी फौजी जनरल, सिविलियन, सियासतदान जो हुकूमतों में रहे हैं, जजेस जो जिन लोगों ने हमेशा डिक्टेटर्स का साथ दिया, नज़रिया ज़रूरत के तहत
सिविलियन को घर भेजते गए, उनके ऊपर करप्शन के और ब्यूरोक्रेट कामोराशाही जिस तरह इस मुल्क को लूटा है, इसका तो तस्वर भी नहीं कर सकते हैं। मतलब आए दिन इस मुल्क में करप्शन पहले तो थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो करप्शन जब नवाज शरीफ के इल्ज़ामात लगे हैं, मोहतरमा पे भी इतने इल्ज़ामात नहीं लगे, भुट्टो साहब के का तो मैंने कहा ना कि कितना ज़ियालक उसका कट्टर मुखालिफ था, लेकिन ज़ियालक ने भुट्टो के ख़िलाफ़, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया था। बाकी इधर उधर के इल्ज़ामात या वो जो है इंतखाबात में जो धांधली के लगाए थे, लेकिन उसने अब तो बच्चे बच्चे के ज़बान पे करप्शन की जो है ना एक आवाज़ गूंज रही है, चाहे वो सिंध में हो, पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, कि फ़लाँ हुक्मरान फ़लाँ जगह पे बैठा है, इतनी बड़ी करप्शन। हाल ही में तो जो करप्शन के दास्ताने वैसे तो बहुत बड़े हैं, मोटरवे का जो स्कैंडल है, जो सखर से हैदराबाद तक नए मोटरवे की जो ज़मीन की ख़रीदारी के लिए सॉरी उसमें जो अरबों रुपए के करप्शन है। डिप्टी कमिश्नर मटियारी का डिप्टी कमिश्नर, अपना नौशर फेरोज़ का डिप्टी कमिश्नर, जिनके अकाउंट्स में अरबों रुपए जिस तरह भेजे गए और उन लोगों ने किस तरह वो अरबों रुपए निकाल के, उसकी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन जो अभी तक बातें आ रही हैं तो कोई उसमें उससे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आया इनको कोई सज़ा मिलेगी। या एक तो नौशर फेरोज़ वाला तो डिप्टी कमिश्नर भाग के चला गया, उसके बाद मटियारी वाली बात है। कुछ दिन पहले कराची में एक डिप्टी कमिश्नर के घर से अरबों रुपए के डॉलर, गैर मुल्की करेंसी, सोना, मतलब क्या चीज़ें नहीं निकली। अगर ये एक ब्यूरोक्रेट है, डिप्टी कमिश्नर का होता क्या होता है, 19 ग्रेड का होता है, अगर उसके सॉरी मैंने घर से अगर इतनी करप्शन हो निकल सकती है। जैसे आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एक सेक्रेटरी बलूचिस्तान रेसानी था, उसके वहाँ से घर से किस तरह जो है ना अरबों रुपए निकले थे, वो भी सब कौम के सामने है। हमारे सियासतदानों के ऊपर किस तरह जो करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं। डॉक्टर आसिम को पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सॉरी कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी, वफाक में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उसको रेंजर्स ने करप्शन पे उठाया, 404 अरब से ऊपर उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, कोई साबित नहीं हुआ, उसको जेल भेजा गया। इस तरह शर्जील मेमन आज सूबाई वज़ीर है, आज भी वो हुकूमत में बैठा है, उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ाम लगाए। बात यह है कि ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, या ये इमरान खान के दौर में देखा कि इमरान खान ने भी आते हुए नया पाकिस्तान बना, वो जो कायद का पाकिस्तान था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसका पाकिस्तान, जो एक तस्वर भी दिया, जो उसने अपनी एक जदोजहद के साथ इस मुल्क का के क़याम में वजूद लाया। उसमें उसने कहा कि मैं नया पाकिस्तान हूँ, नया पाकिस्तान का नारा लगाया, इक़्तिदार में आया, करप्शन का ख़ात्मे का उसने अहद किया। लेकिन अपने तकरीबन 3.5 साल के अरसे में इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया, माँ सिवाय कि असफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फरियाल टालपुर, हमजा शहबाज या इन लोगों को गिरफ़्तार करने के, बाकियों को गिरफ़्तार करने, जैसे राना सनाला को हीरोइन के इल्ज़ाम में उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन निकला क्या, वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, कि मैंने कुछ भी नहीं निकला, इल्ज़ाम बड़े लगे। अब वो बैठ के वो बड़ी बातें भी कर रहा है कि मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, मैं तो मजबूर था। भाई अगर आप वज़ीर आज़म के कुर्सी पे बैठे थे, अब वो तमाम के तमाम जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा पे लगा रहे हैं कि उसने NRO 2 दिया,
और इन्हीं सियासत वो एहतसाब के लिए वो उसको मना करता था, वो नहीं चाहता था। अगर ये बात सच थी तो इमरान खान को भी उस वक्त कौम के सामने जब अभी बातें कर रहा है तो उस वक्त भी उसको होना चाहिए, बताना चाहिए था कि ये कायद आज़म का ख्वाब नहीं था। कायद आज़म का ख्वाब था कि इस माशरे को करप्शन से पाक किया जाएगा, नाइंसाफ़ियों से पाक किया जाएगा, तमाम जो मज़हब के लोग हैं यहाँ पे यकजा रहते हैं, सबके बराबर के हकूक़ होंगे, ये होना चाहिए। जब उसने नए पाकिस्तान का एक ख्वाब में तस्वर तो नहीं कर तो नारा लगाया था, तो इमरान खान को चाहिए था कि वो आके इस तरह जो है बताता कि जी मुझे तो कोई चलने नहीं दे रहा है और मेरे उसमें किस तरह वो जो है रुकावटें रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन इक़्तिदार की कुर्सी को वो भी चिपटा रहा। कहने का मकसद है कि हमारे यहाँ पे मतलब किसको आप जो है ना यहाँ इल्ज़ाम सिर्फ ये होता है ना कि इल्ज़ाम लगा लो और बाद में जो है ना वो अदालतों से छूट जाते हैं। अदालतों का ये हाल है कि अगर एक बकरी चोर जो है वो सालों से जेल में पड़ा हुआ है, उसको तो ज़मानत नहीं मिलती है, लेकिन करप्शन की अरबों की करप्शन में इन्वॉल्व हो, इश्तिहारी मुलज़िम बन जाए, जैसे शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शहबाज, वज़ीर ख़जाना इसाक डार इश्तिहारी थे, अदालतों ने उनकी जो है ज़मानतें भी ले ली, पहले इनको इश्तिहारी मुलज़िम करार दिया, आज उनकी जो है ना पहले ज़मानतें ले ली, आज वो पाकिस्तान में बैठे हैं। मतलब ये जुडिशरी का, हमारी अदलिया का भी जो है ना जो एक डबल स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं ना, दोहरा मयार, जिसको दोहरा मयार कहते हैं ना, कि ये दोहरा मयार कब तक चलेगा कि क्योंकि ताकतवर है, बड़ा है और पैसे वाला है, या उसके कोई ख़ानदान का कोई ऐसा शख्स इक़्तिदार में बैठा है तो उसको तो आप ज़मानतें भी दे सकते हैं सब कुछ, लेकिन वो जो गरीब जो बकरी चोर है या जिसने कुछ भी नहीं किया है, पुलिस ने पकड़ के उसको जेल में भेज दिया, चालान करा दिया, वो इस जेल में जो है ना मर रहा है, जल रहा है, उसका कोई भी कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ये कायदे आज़म का तस्वर था? तो दोस्तों बात यह है कि आज इस कौम को भी अहद करना पड़ेगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाबा कौम के जो तस्वुरात है उसके मुताबिक इस मुल्क की जो किस्मत का अब जो है ना, इस कौम को अपने जो वोट का जो उसको राइट, अवाम को तो पास एक ही चीज़ है ना, एक वोट का हक है जो वो इस्तेमाल कर जाए। तमाम चीज़ों से सियासी वाबस्तगी से बालातर हो के उनको ये पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल एक इलेक्शन के इंतखाबात की बातचीतें हो रही हैं, चाहे वो अगस्त में 2023 में के बाद हों या उससे पहले हो। इमरान खान ने तो एक ऐलान भी कर दिया है कि उसको एक ख्याल भी आया है और उसके मुताबिक के मार्च या अप्रैल 2023 में जो है ना, मैंने अगले 3-4 माह के बाद जो है ना इंतखाबात मुल्क में होने वाले हैं। अगर उस वक्त भी हो तो कम से कम इस अब हमारी कौम को अपने नुमाइंदों को पहले ये सवाल करना चाहिए कि आप लोगों ने इस मुल्क के साथ क्या किया है। सियासतदानों से भी करना चाहिए, जनरलों के साथ भी करना चाहिए, जजेस के साथ भी करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट के साथ भी करना चाहिए। जहाँ पे वो कर सकते हैं उनसे पूछना चाहिए कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये तस्वर नहीं दिया था कि इस मुल्क को आप डिफ़ॉल्ट कर दें, इसके मुल्क के जो है एसेट्स को, यहाँ तक कि इससे अब तो ये नौबत आ गई है कि मुल्क के एसेट्स भेज दिए गए हैं, गिरवी रख दिए गए हैं। ये कभी किसी हम पाकिस्तान बनने के बाद कई साहब हमारे जो हमारे साथ अलहदा हुआ बांग्लादेश, आज वो कहाँ पहुँचा हुआ है।
सबके सामने है। चाइना बाद में वो कहाँ, बाकी भी ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो तरक्की कर रहे हैं, और वाहिद पाकिस्तान बदकिस्मती से कह सकते हैं कि ऐसा मुल्क है जो है ना दिन ब दिन पीछे होते जा रहा है। अवाम महंगाई की चक्की में पीस रहा है। यहाँ पे गरीब को रोटी नहीं मिल रही है, 2 वक्त की क्या 1 वक्त की भी गरीब को रोटी नहीं मिल, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, लोग खुदकशियाँ कर रही हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो अमीर है ना, अमीर हो चाहे हुक्मरान हो, मैंने जैसे कहा ना, सिविलियन सियासतदान हुक्मरान हो, ब्यूरोक्रेट हो, जजेस हो, फौजी जर्नल हो, वो जो है ना खुश हैं, वो ख़ुद भी खुश हैं, उनकी फैमिलियाँ बच्चे भी खुश हैं। लेकिन गरीब का बच्चा भी आज भूखे सो रहा है, उसको रोटी नहीं मिलती है। लोग इस वजह से खुदकशियाँ कर रही हैं। तालीम का मयार हर जगह पे, सिंध में तो तालीम का मयार ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध ने ये तस्लीम किया है कि 5000 से ज़्यादा तो सिंध में स्कूल जो है ना वो बंद पड़े हैं। ये है हमारी तालीम का मयार। इतने हज़ारों उस जो टीचर्स हैं वो आते नहीं हैं स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए। बातें तो बड़ी की जाती हैं। हॉस्पिटलों का ये हाल है कि दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, सांप काटने वाली दवाई नहीं है। सांप काटता है तो किस बंदे को, इंसान को तो वो नहीं, कुत्ते की काटने वाली इंजेक्शन नहीं मिलती है, लोग तड़प के मर जाते हैं। ये है पाकिस्तान या ये सिंध है। ये इसी सिंध असेंबली में कायद आज़म ने, जो मैंने ये आपने ये उसकी स्पीच सुनी है, ये कायद आज़म ने सिंध असेंबली में ये स्पीच की थी जिसको कानून साज असेंबली का दर्जा मिला हुआ था। यही सिंध असेंबली है जिसने क़याम पाकिस्तान का 14 अगस्त का रेजोल्यूशन पास किया था। और आज सिंध का भी ये हाल है कि सैलाब मुतासरीन आज भी बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। खैर वो तो मैं दोस्तों, जो परसों 27 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी है, तो मैं उस पर फिर अपना वीलॉग रखूँगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का क्या विज़न था, क्या सोच के वो आई थी। तो उस पर फिर मैं आपसे काफ़ी बातें शेयर भी करूँगा उसकी बरसी पर, और काफ़ी चीज़ें खुद सिंध हुकूमत से और पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी वो सवाल करेंगे कि मोहतरमा की क्या सोच थी, और 15 साल से आप लोग इक़्तिदार में हैं तो आपने इस सिंध सूबे के साथ ख़ास तौर पे किया गया। तो दोस्तों बहरहाल आज ये सिर्फ मैंने कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब बाबा कौम की जो यौम पैदाइश के मौके पे ये मैंने कहा कि आपसे ये थोड़ा बातचीत शेयर भी करूं और आपसे ये डिस्कस करूं कि इस मुल्क को दीमक की तरह अगर किसी ने खाया है तो फौजी डिक्टेटर्स ने खाया है, सियासतदानों ने खाया है, जजेस ने इस मुल्क के साथ जो किया है वो सबके सामने, और ब्यूरोक्रेटनेस जो है ना कामोराशाही ने इस मुल्क के साथ वो किया है जो एक दुश्मन भी नहीं कर सके। तो दोस्तों ये अगर वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब का भी मैं हमेशा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और ख़ास तौर पे कमेंट्स में जो है ना मुझे आप इसके बारे में मज़ीद जो है ना अगर आप याद करेंगे और कुछ इसके बारे में मज़ीद मुझे आप कोई चीज़ें बताएंगे तो मैं इसको किस तरह मज़ीद बेहतर कर सकूँ। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।